हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और आज जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें टॉपिक लिया मैंने ग्रेविटेशन। और इस चैप्टर को जो है इसमें हम जो है क्लास 9 का जो चैप्टर है उसका ग्रेविटेशन का उसके क्वेश्चन आंसर्स को कंसिडर करेंगे। ठीक, तो इसमें पहला पेज नंबर 134 लिखने वाले हैं। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। वी हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो क्या होता है, ठीक, तो देख लेते हैं। लिखा है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहा है कि इस यूनिवर्स में जो भी एक ऑब्जेक्ट है वो हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स कहेंगे। ठीक है, आगे है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ देयर मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो क्या कहा है कि ये जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ये जो फोर्स होगा बेसिकली, ठीक है, जो फोर्स होगा वो किसके होगा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, दैट इज मास के। तो मास, दो ऑब्जेक्ट का मास, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, तो मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेडियस। रेडियस क्या है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पे डिस्टेंस मान लीजिए। ठीक है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी है। तो फॉर्मूला देखिए, अब आप, ये लिखा हुआ है कि फोर्स इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है ग्रेविटेशन की, दैट इज 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg, और जो है -2। तो ये होता है आपके पास। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना आपको एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पास, write the formula to find the magnitude of the gravitation force between the earth and the object object on the surface of earth। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमें फॉर्मूला निकालना है किसका, ग्रेविटेशन फोर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स का बिटवीन किसके बीच में, अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच पे, किसमें, ऑन द अर्थ, मतलब कि सरफेस, अर्थ के सरफेस पे जो है एक ऑब्जेक्ट है और जो अर्थ है उनके बीच का, उनका फॉर्मूला आपको निकालना है। तो ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास मास ऑफ द अर्थ जो है, जो m(E) जो है वो हम क्या ले ले रहे हैं, मास ऑफ अर्थ ले ले रहे हैं। ठीक है, और हम मान लीजिए m जो है वो क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक m ले रहे हैं, वो आपके पास क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले ले रहे हैं। ठीक है, ये मास ऑफ क्या है, अर्थ है, क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्ट है वो किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर है, इसलिए। एंड इफ़ द r इज़ रेडियस, और r हम जो ले रहे हैं वो क्या है, रेडियस। तो हम रेडियस ले लें किस पर, अर्थ का। ठीक है, अर्थ का रेडियस। एंड देन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो जो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, उसमें क्या बताया था कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होता है यहाँ पे मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ जो अदर है ना, दो ऑब्जेक्ट जो होंगे। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्या है, एक अर्थ का और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट के मास के लिए हमने m ले लिया और मास ऑफ अर्थ हमने कैपिटल M और उसके साथ E ले लिया। अब क्या है, डिवाइड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है, डिस्टेंस बिटवीन, है ना, डिस्टेंस जो होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो ये भी यहाँ पे क्या है, रेडियस दिया है, तो रेडियस से हो जाएगा। समझ में आया, उसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी ये आएगा। तो इस तरह से आपने क्या है, फॉर्मूले को ड्राइव कर लेना है। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको सिंपल बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, इस तरह से अपना फॉर्मूला ड्राइव कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, कि फ्री फॉल का क्या मतलब है। तो लिखा है, देखिए, फ्री फॉल का मतलब आपको पता है कि हम जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से जैसे फेंक रहे हैं, उस पर कोई फोर्स वगैरह नहीं लगा है, तो वो क्या है, फ्री फॉल है। तो हम देख लेते हैं इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेशन। तो सबसे पहले आपके पास जो डेफिनेशन है, थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहती हूँ इसे, ओके फाइन। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो अर्थ की ग्रेविटी है, अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो आपको पता है कि ग्रेविटी, अर्थ की अपनी ग्रेविटी होती है और वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ क्या करेगी, खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका जाता है, रिलीज किया जाता है, इट फॉल टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ऊपर से हम एक ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो कहाँ पे आएगा, अर्थ के ऊपर आएगा।
आगे क्या है, अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ही क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव फ्री फॉल, और उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ये पूछा गया आपसे। देखिए, when an object fall towards the ground from a height, कि जब एक ऑब्जेक्ट हम ऊपर से नीचे की तरफ क्या कर रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं, देन इट्स वेलोसिटी चेंज ड्यूरिंग द फॉल, उसकी जो स्पीड है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, आपको पता है कि ऊपर से अगर एक ऑब्जेक्ट हम जब फेंक रहे होते हैं, या फिर मतलब फेंक क्या रहे हैं, छोड़ दिया बस हमने फ्री उस पर, कोई अपना फोर्स वगैरह नहीं लगाया, तो वो उसकी स्पीड क्या धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है, एंड दिस चेंजिंग वेलोसिटी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, और यही जो आपके पास है, ये जो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो क्या करेगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, किसमें, ऑब्जेक्ट में। और एक्सेलरेशन आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन किसका होता था, चेंज इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय टी, आपको पता होगा, है ना, स्पीड ऑफ जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और फिर में क्या होता था, टी। तो ये है आपके पास। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट में जब ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, उसकी स्पीड जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या आएगा, उसमें एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, एंड जो है एंड दिस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, और इसे किससे डिनोट किया जाता है, छोटे जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, किससे करते हैं हम लोग, छोटे जी से डिनोट करते हैं। और इसकी भी वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया था 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 में बताया था ना, ग्रेटर जी की वैल्यू होती है, ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है। इसलिए जब भी कभी आपको छोटा जी देखने को मिले, इसका मतलब वो क्या है, वो कोई ग्रेविटेशन नहीं है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसकी वैल्यू अपनी खुद की होती है, दैट इज़ 9.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आपके पास सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपके पास आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि एक मास में और एक वेट में क्या डिफरेंस होता है, तो वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें बोला हुआ है सबसे पहले, मास इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इन बॉडी, कंटेन्ड इन बॉडी, कि एक बॉडी में जो क्वांटिटी कंटेन कर रखी है उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। एंड वेट इज़ द फोर्स, वेट क्या है, एक फोर्स, किसका, ग्रेविटी का, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है ग्रेविटी का, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अपना क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। और मास क्या है, कि उसके अंदर खुद में जो उसने क्या है, क्वांटिटी होल्ड करके रखी हुई है, कंटेन करके रखी हुई है ऑब्जेक्ट ने, उसको क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मास। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वाला देखते हैं, कहते हैं इट इज़ मेजर बाय ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या है, ये कैसे मेजर कहते हैं, इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया है, एंड इट मेजर ऑफ ग्रेविटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है मास इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी, मास क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जो चेंज नहीं होगी। एंड वेट इज़ नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये क्या है, वेरिएबल है, ये जो चेंज होती रहती है। एंड इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मतलब आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए आपको ये, तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ के और याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड, इसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि आपको पढ़ा होगा, वेक्टर होती है, क्वांटिटी होती है, और जैसे स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसका अकेला क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ग्राम, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास है, वाई इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन अर्थ। तो बोलता है, पूछा गया है कि ऐसा क्यों है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि मून पे 1/6 है किसका, वेट ऑफ द अर्थ का। तो मतलब वो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे कि जो है वेट ऑफ द जो है मून इज़ 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। तो ये पूछा गया है आपसे कि जिसका वेट 1 होगा वो अर्थ पे जाके क्या है, 6 टाइम हो जाता है, क्यों। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। कहता है कि मान लीजिए कि एम ई क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, एम क्या है, जो है एम बी द ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, और एक आपके पास देखिए मास जो दिया है अर्थ का वो एम ई ले लिया है उसने,
और ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे रखा है वो क्या है, m ले लिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। एंड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेट ऑफ द अर्थ ऑफ ऑब्जेक्ट टू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन। तो अगर हम देखेंगे तो वेट ऑफ द अर्थ हम कैसे दे देंगे, इसी तरह से दे देंगे, इसी तरह से देंगे, क्योंकि अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या होता है गाइस आपके पास, दैट इज जो है आपके पास, सॉरी फोर्स जो था हमारे पास, और मैंने अभी आपको बताया था फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशन मास ऑफ द अर्थ, फिर ऑब्जेक्ट का मास ओवर में क्या था, रेडियस है ना, का स्क्वायर। तो ये आपके पास है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले किसका निकाली है, अर्थ का निकाल लिया है, ठीक है। ओके, सो कहते हैं लेट, इसी तरह से अब हम क्या करें, यही सारी चीज़ें हम किसके लिए ले रहे हैं, मून के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि m और m क्या है, मास ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून, ये बता दिया आपको। एंड अकॉर्डिंग टू दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो अगर हम इस पर भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे तो सेम इसी तरह का कुछ फॉर्मूला लिखेगा, है ना, इसी तरह का फॉर्मूला हमें निकल के आ जाएगा। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे क्या है, फॉर्मूला आ चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा उसका आ गया है मून का, और तो अब हम इनके बीच में रिलेशन बना देते हैं, क्योंकि उसने तो क्या बनाया था, वेट ऑफ द मून ओवर में वेट ऑफ द अर्थ, यही तो बोला था। तो वेट ऑफ द मून क्या निकाला आपने, ये निकाला है। और अगर हम बात कर ले वेट ऑफ द अर्थ की, तो वेट ऑफ द निकला था, है ना, ये निकला था। तो इनको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे रख देंगे। तो जो है अब हम नीचे चलते हैं दोबारा से, देखिए। तो हमने इस तरह से रख लिया। अब इनकी वैल्यू आपको बुक्स में दे रखी है कि जो है मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, याद कर लीजिएगा इसको, मास ऑफ द मून कितना होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ द मून। तो अगर आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो किसके बराबर आएगा, 1/6 के आएगा। तो यही चीज़ उसने पूछी, तो देखिए हमने दोबारा डाला है, तो हमारे पास यही रिलेशन यहाँ पे निकल के आया है। तो ये बस आपको ये सब कहीं सॉल्व नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि हमेशा जो है वेट ऑफ द मून जो होता है वो क्या है, 1/6 क्या होता है, वेट ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। तो आगे चलते हैं, आगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कहते हैं वाज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो अगर आपने बोला होगा कि कभी आपने बैग लेके गए होगे, है ना, स्कूल में, और अभी भी लेके जाते हो, तो ये इस तरह से उसमें क्या होते हैं, हमारे पास एक स्ट्रेप्स लगे रहते हैं, और इनको हम जब बहुत ज़्यादा ये हैवी होता है ना, तो इस पर बोझ आता है, किस पे आता है, इन बद्दियों पे बोझ आता है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कंधों पे पेन होना शुरू हो जाता है। तो पूछा गया ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, कहता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ थिन स्ट्रिप बिकॉज द प्रेशर ऑन शोल्डर इज़ क्वाइट लार्ज। कहता है क्यों, क्योंकि जो प्रेशर होता है ऑब्जेक्ट पर, सॉरी शोल्डर पे, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एंड दिस इज़ बिकॉज प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द सरफेस एरिया। और इस यहाँ पे क्या बोला है, प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है, सरफेस एरिया के होता है, किसके होता है, सरफेस एरिया के। एंड ऑन विच फोर्स एक्ट, जिस पे कि फोर्स लगता है। स्मॉलर इज द सरफेस एरिया, जितना छोटा सरफेस एरिया होगा द लार्जर विल बी प्रेशर ऑन द सरफेस, उतना ज़्यादा क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। एंड इन केस ऑफ द थिन स्ट्रिप, जब हमारे पास पतली स्ट्रिप्स होती हैं तो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इज़ वेरी स्मॉल। देखिए ना, पतली सी है तो ऑब्वियस सी बात है, ये इतना बड़ा मान लीजिए शोल्डर है, इस पर अगर हम स्ट्रिप्स मतलब कि जो वो स्ट्रेप्स हैं बैक की, अगर वो हम अपने कंधों पे डालेंगे तो थोड़े से सरफेस एरिया का वो कवर कर रहा है, तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा और हमारे पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमें पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या हमें जो है डिफ़िकल्ट होता है उसको होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बायोंसी, कि बायोंसी का मतलब क्या होता है। बायोंसी का मतलब होता है कोई अपवर्ड फोर्स लगाना एक तरह से, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। कहते हैं द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इट इज़ नोन एज बायोंसी। कि मतलब जब कोई एक ऑब्जेक्ट हमने डाला है, पानी के अंदर डालते हैं, उस पर कोई एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड बायोंसी कहते हैं, ठीक है। कहते हैं व्हेन यू ट्राई टू इमर्स एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, अगर आप कभी ट्राई करोगे एक ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोने की, देन यू विल फील एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो आप फील करोगे कि कोई एक प्रेशर लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, विच इंक्रीज एज यू पुश द ऑब्जेक्ट डीप इनटू द वाटर। कहते हैं कि वो उतना क्या है, बढ़ता चला जाता है वो प्रेशर, जितना जितना आप नीचे डेप्थ में उस ऑब्जेक्ट को क्या है डालने की कोशिश करोगे। तो ये पूछा है, बताया आपको, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है आपको, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस ऑन सरफेस ऑफ वाटर, कि कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट है वो डूब जाता है या तैरने लगता है, क्यों, जब भी हम सरफेस ऑफ वाटर पे रखते हैं। कहते हैं इफ़ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपके पास कोई लकड़ी है, लकड़ी का अगर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है किसकी डेंसिटी में बच्चे, लिक्विड की डेंसिटी की कंपैरिजन में, तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। डेंसिटी क्या होती है, किसी का घनत्व, ठीक है, कि मतलब कितना ज़्यादा उसका, जितना ज़्यादा उसका डेंसिटी होगा, तो अगर वो डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है तो अपने आप ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। आगे बोला है दिस इज बिकॉज बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ऊपर का फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट का फोर्स लग रहा, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है। मतलब ऊपर से फोर्स नीचे की तरफ जो लग रहा है वो ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू जो नीचे से लग रहा था, और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे डूब जाएगा। समझ में आ गया आपको कि जिसका भी हमारे पास क्या होने वाला है, हमारा डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। दूसरी तरफ अगर कहें हम ऑन द अदर हैंड, तो देखिए इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और अगर क्या हो जाती है, डेंसिटी जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है किसकी कंपैरिजन में, वाटर की डेंसिटी से, तो ये क्या हो जाएगी, ये फ्लोट करेगी। क्या करेगी, ये फ्लोट, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, फ्लोट करेगी किस पे, सरफेस ऑफ द वाटर पे। एंड दिस इज बिकॉज बायोंट फोर्स ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये बताया आपको। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, बाकी को क्वेश्चन हम बाकी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल।